तो आज का हमारा टॉपिक है डिमेंशिया। तो डिमेंशिया भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये एक टर्म है जो हम क्यों यूज़ करते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं, जो हमारे थिंकिंग, सोशल एंड मेमोरी एक्टिविटीज़ पे क्या करता है, अफेक्ट डालता है। बेसिकली जो हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ होती है उन चीज़ों पे जो अफेक्ट करता है, जो सिम्टम्स अफेक्ट करता है, उन्हें डिमेंशिया कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर के बारे में कि इसके रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं। एज बाय एज जितना उम्र बढ़ती जाती है, कुछ कुछ ब्रेन के ऑर्गन काम करने धीरे 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 बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिमेंशिया होने का एक कारण हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री, बाय जीन्स टू जीन्स क्या है, डिमेंशिया ट्रांसफर हो सकता है। एक्सेसिव अल्कोहल अब्यूज़, एक्सेसिव अल्कोहल अब्यूज़ डिमेंशिया का कैसे कारण हो सकता है। अगर कोई इंसान लंबे टाइम से अल्कोहल को कंज्यूम कर रहा है तो क्या होता है, हमारे ब्रेन में एक वाइट मैटर पाया जाता है। तो जब लंबे टाइम से कोई भी इंसान अल्कोहल को कंज्यूम कर रहा है तो वॉल्यूम जो होती है ब्रेन की वो डिक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, जिसके साथ साथ वाइट मैटर भी डिक्रीज हो जाएगा। और वाइट मैटर का काम क्या होता है, वो ब्रेन के दूसरे दूसरे रीजन में सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। तो अगर वो सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर ही नहीं पाएगा, वाइट मैटर डिक्रीज हो जाएगा, तो डिमेंशिया का एक कारण हो सकता है। एयर पॉल्यूशन, ये 50-50% चांसेस है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि एयर पॉल्यूशन से भी डिमेंशिया होता है, और कुछ साइंटिस्ट नहीं मानते इस बात को। तो बेसिकली इसमें कहा क्या जा रहा है कि जब कोई भी इंसान सांस लेता है तो स्मॉल टाइनी पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स चले जाते हैं जो नसल कैविटी से होते हुए ब्रेन तक चले जाते हैं, तो वो हमारे डिमेंशिया का एक कारण हो सकता है। हार्ट ट्रॉमा, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है, तो ऑफकोर्स सी बात है ब्रेन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। डाउन सिंड्रोम, डायबिटीज़, डायबिटीज़ डिमेंशिया का कैसे कारण हो सकता है, अब हम इस बारे में पढ़ेंगे। अगर डायबिटीज़, बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ में डिमेंशिया देखने को मिल सकता है। डायबिटीज़ को अगर कंट्रोल नहीं करता है तो हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा शुगर का लेवल हो जाता है, और शुगर का लेवल होने के कारण ब्लड में वो क्या करेगा, धीरे धीरे ऑर्गन्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, साथ के साथ वो ब्रेन को भी डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। इसलिए ये भी एक डिमेंशिया का कारण है। उसके बाद है स्मोकिंग, लैक ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज, विटामिन एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। सो विटामिन एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कैसे हो सकता है, सेम यही है विटामिन का भी। अगर विटामिन की हमारी बॉडी में कमी है, विटामिन डी की स्पेशली अगर कमी है, काफ़ी ज़्यादा हद से ज़्यादा कमी है, तो धीरे धीरे ये हमारे ब्रेन को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ब्रेन की वॉल्यूम को, प्रेशर को रिड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से डिमेंशिया होने का चांसेस होता है। अब हम बात करेंगे इसके कॉजेज़ के बारे में कि इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके कॉजेज़, पहला है अल्जाइमर डिजीज़। अल्जाइमर डिजीज़ भी एक डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकली डिसऑर्डर है, जिसमें हमारे थिंकिंग एबिलिटीज़ को क्या करती है, अफेक्ट करती है। उसके बाद बात करते हैं हंटिंगटन डिजीज़ की। तो इसमें क्या होता है, ये हमारी नर्व सेल्स जो होती है उसे डैमेज करना स्टार्ट करता है। ये एक इनहेरिटेड कंडीशन है, मतलब कि जो इसमें बेसिकली कोर्स क्या पाया जा सकता है, फैमिली हिस्ट्री, मतलब फैमिली टू फैमिली ये क्या होती है, फैमिली में पर्सन टू पर्सन ये ट्रांसमिट होती है। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो नर्व सेल होते हैं ब्रेन्स की, ये उसे मतलब थोड़े थोड़े टाइम में नर्व सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद हम बात करते हैं पार्किंसन डिजीज़ की। पार्किंसन डिजीज़ क्या होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पार्किंसन डिजीज़ पढ़ा था। ये एक एज रिलेटेड डीजनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर है, मतलब कि उम्र के साथ साथ ब्रेन में कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं वो काम करना बंद कर जाते हैं पार्किंसन डिजीज़ में। उसके बाद इसका एक और कारण क्या हो सकता है, डिप्रेशन, अल्कोहल सब्सटेंस अब्यूज़, जैसे कि हमने पिछले रिस्क फैक्टर में पढ़ा, लो ब्लड शुगर, थायराइड डिजीज़, ब्रेन इंजरी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, विटामिन B12 डेफिशिएंसी। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ऑफकोर्स सी बात है कि ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो हमारे ब्रेन को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। तो इसमें सारे के सारे सिम्टम्स भी अकॉर्डिंग टू ब्रेन होंगे कि मेमोरी लॉस होगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, जो इंसान को, जिसको भी डिमेंशिया होगा, उसे कोई चीज़ याद नहीं होगी, वो थोड़ी थोड़ी देर में बातों को भूल जाएगा।
या फिर उसे मूड स्विंग्स होंगे, वो कंफ्यूज नज़र आएगा, वो चीज़ों को रख के भूल जाएगा। जैसे कि उसने कोई चीज़ अभी ले रखी है और उसने वो रखी, और वो थोड़ी देर में अगर कोई इससे वो चीज़ के बारे में पूछ रहा है तो वो उस चीज़ को भूल चुका है कि उसने वो चीज़ कहाँ पे रखी। उसके अलावा आपको मेमोरी लॉस देखने को मिलता है। कई बार क्या होता है, अगर उन्हें कोई इंसान जैसे मिला है, 5 मिनट बाद वो इंसान के बारे में ही भूल जाएंगे, तो उन्हें मेमोरी लॉस चांसेस भी होते हैं। मूड स्विंग्स, वो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, वह अपने आप को भी नहीं जान पाएंगे, वो कोई भी मतलब जजमेंट पास नहीं करेंगे क्योंकि वो सोच ही नहीं पा रहे हैं उतना लेवल का ना। तो ये सारे उसके क्या होंगे, सिम्टम्स। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवल्यूशन की, कि हम डिमेंशिया का कैसे पता लगा सकते हैं, उसके डायग्नोस्टिक एवल्यूशन क्या क्या है। फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन। हम अगर कोई पेशेंट है जिसमें कोई भी सिम्टम्स ऐसा दिखाई दे रहा है, मतलब कि क्या वो कंफ्यूज है, डिप्रेशन में है, या फिर चीज़ें रख के भूल जा रहा है, या मेमोरी लॉस का केस है, तो हम उसमें क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन बेसिकली बहुत सारी, बेसिकली सारी डायग्नोस में ली जाती है, पर ब्रेन डिसऑर्डर्स में स्पेशली ली जाती है। तो अब हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, मतलब कि फैमिली में पूछेंगे, क्या पता किसी और को भी ये बीमारी हो, किसी और को भी मतलब चीज़ भूलने की बीमारी हो, या थोड़ी थोड़ी देर में वो सारी बातें भूल जाता हो। तो ये हम हिस्ट्री कलेक्शन में पता करेंगे कि पेशेंट के अलावा पेशेंट के फैमिली में किसी और को तो ये डिजीज़ नहीं है। उसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे अच्छे से। उसके बाद ब्लड टेस्ट करेंगे, उसके बाद एमएससी करेंगे। एमएससी होता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एक साइकेट्रिक में किया जाता है, बेसिकली साइकेट्रिक पेशेंट्स में, ब्रेन पेशेंट में, ब्रेन डिसऑर्डर पेशेंट्स में एमएससी किया जाता है। इसमें हम इंसान को मतलब एक तरह से फिजिकल एग्जामिनेशन की तरह ही है इसमें, पर डिफरेंट प्रोसीजर होता है। इसमें हम पेशेंट के जजमेंट्स चेक करेंगे, उसका पोस्चर चेक करेंगे, उसकी थिंकिंग चेक करेंगे, मतलब कि पेशेंट कैसा है, उसका वे ऑफ पोस्चर कैसा है, उसका क्लोथिंग कैसी है, उसकी ड्रेसिंग स्टाइल कैसा है, यह सब हम उसे देखेंगे। बाकी हम उसे देखेंगे कि उसे कोई मतलब हेलोकिनेशन तो नहीं हो रहा है, लाइक हम उससे पूछेंगे कि तुम्हें यहाँ पे कुछ दिख तो नहीं रहा है। जैसे कि अगर पेशेंट को रस्सी है, कोई रस्सी गिरी हुई है, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हेलोकिनेशन का। कोई रस्सी गिरी हुई है और पेशेंट को क्या दिख रहा है, वो सांप है, तो ये हेलोकिनेशन का केस है। या इल्यूजन तो नहीं है पेशेंट को, या उसकी थिंकिंग एबिलिटी कैसी है, मतलब कि खुद के अकॉर्डिंग, नॉट सोसाइटी के अकॉर्डिंग, खुद के अकॉर्डिंग कैसे है, कि वो अपने आप को हार्म तो नहीं पहुंचाएगा। हम पेशेंट से पूछेंगे कि उसका कभी ऐसा कुछ मन तो नहीं करता है खुद को हार्म पहुंचाने का, ये सब। तो वो सब हम किस में चेक करेंगे, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में। उसके अलावा होता है CSF एग्जामिनेशन। तो CSF एग्जामिनेशन सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड एग्जामिनेशन। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड एग्जामिनेशन भी एक डायग्नोस्टिक एवल्यूशन है डिमेंशिया को देखने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, डिमेंशिया का क्या क्या मैनेजमेंट हो सकता है। तो डिमेंशिया का जो मैनेजमेंट है, पहले मेडिकल मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या क्या यूज़ करेंगे। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम यूज़ करेंगे एनाल्जेसिक ड्रग्स, उसके अलावा डाइज़ापाम, डोपामाइन। डोपामाइन क्यों यूज़ करेंगे, बेस्ट साइकेट्रिक ड्रग है, लाइक पेशेंट को अगर डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब है तो हम वो यूज़ करेंगे। तो ये तो फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स हो गई। अब हम बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स की। अगर पेशेंट को खाने में कोई प्रॉब्लम है ना, अगर पेशेंट खा नहीं पा रहा है तो हम एनजी ट्यूब फीड करेंगे। उसके अलावा अगर पेशेंट, ये नॉन फार्माकोलॉजिकल हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारा क्या काम होगा, पेशेंट के वाइटल्स को चेक करते रहना टाइम टू टाइम। उसके अलावा पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, स्पोर्टिव सपोर्ट देना। पेशेंट की फैमिली को भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, कि लाइक फैमिली को समझाना कि वो ठीक हो जाएंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उन्हें हौसला देना एक तरह से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नर्सिंग मैनेजमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, कि इस डिमेंशिया के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो डिमेंशिया के कारण हार्ट अटैक आ सकता है पेशेंट को, पेशेंट की किडनी फेलियर के चांसेस काफ़ी देखने को मिलते हैं, या पेशेंट को निमोनिया हो जाता है, एस्पिरेशन निमोनिया, या फिर सेप्सिस भी देखने को मिलता है। सेप्सिस एक टाइप का इन्फेक्शन है। और एस्पिरेशन निमोनिया क्या होता है, इसमें फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे लंग्स में इनहेल हो जाता है, लाइक फूड पार्टिकल हमारे स्टमक में जाने की बजाय लंग्स में चले जाते हैं। तो
उसके वजह से उसे हम क्या कहेंगे, एस्पिरेशन निमोनिया। हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, किडनी फेलियर, बेड सोर्स मतलब कि अगर पेशेंट लंबे टाइम से बेड पे है तो उसे अल्सर्स होने स्टार्ट हो जाएंगे, प्रेशर अल्सर्स, तो उसे बेड सोर्स कहते हैं। डिहाइड्रेशन एंड माल न्यूट्रिशन, ये सब इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। थैंक यू।